बच्चे को संभालूं या पढ़ाई करूं? अब क्या होगा? सुना है एग्जाम पोस्टपोन होगा। कंपटीशन बहुत टफ है। अब क्या होगा यार? अरे रुकिए रुकिए रुकिए, इतना स्ट्रेस? अब स्ट्रेस लेने का टाइम नहीं है। अब आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए है। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, इस स्ट्रेस की पोटली बनाओ और इसको कहीं डस्टबिन में फेंक के आओ। इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, ये अभी मैं आपको बताने वाली हूं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चा जितना ज्यादा पढ़ता है, घबराहट उसको उतनी ही ज्यादा होती है। काम डाउन हो जाइए और समझिए कि आने वाले 7 दिन हमारे लिए जो इतने इंपॉर्टेंट है, इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। सबसे पहली चीज, कोई भी नई बुक आपको खरीदनी नहीं है। कोई भी नया टॉपिक आपको शुरू करना नहीं है। जो भी आपने पढ़ लिया सिर्फ हम उसी का रिवीजन करेंगे। कोई भी नया टॉपिक, नया मटेरियल, नया नोटबुक, नई बुक कुछ नहीं खरीदना। पहली चीज क्लियर हुई। उसके बाद जो आपने नोट्स बनाए हैं, आप सिर्फ उनका रिवीजन करो। जब नोट्स बनाते टाइम वो जब आप सबसे ऊपर वो गोल गोल बना के रखते हो ना, उनको भी देखना, उसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं। तो क्या करना है, आपके जो नोट्स बनाए हैं, आपने खुद के जो नोट्स बनाए हैं, उनको आपने रिवाइज करना है। किसी भी पीडीएफ को खोल के चक्कर में नहीं पढ़ना है। कोई भी पीडीएफ नहीं पढ़नी, सिर्फ अपने नोट्स पढ़ने हैं। 6 से 7 घंटे की आप नींद लो। देखो, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको 5 घंटे की नींद भी बहुत होती है। अगर आपका कैलिबर इतना है कि भाई मेरा 4-5 घंटे में भी काम चल जाता है, मुझे ज्यादा नींद नहीं चाहिए, 7 दिन के बाद अपनी नींद पूरी कर लेना। लेकिन किसी को ये होता है कि भाई मुझे तो नींद चाहिए, जब तक मैं नींद पूरी नहीं करता तो मैं फिर थका थका सा महसूस करता हूँ। अब आप 6-7 घंटे सो नहीं रहे हो, सारे दिन आप ऐसे ही घूम रहे हो, उससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी और आपका सारा दिन आपका वेस्ट हो जाएगा। तो जितनी नींद में आपका काम चल जाता है, उतनी आप नींद लो। सबसे पहली चीज, जब भी ये स्ट्रेस आने लगे, एक लंबी सांस खींचो। एक लंबी सांस खींचो, पानी पी लो। स्ट्रेस मैनेजमेंट का हर एक का अपना एक तरीका होता है। कोई लड़कर भी स्ट्रेस को रिलीज कर लेता है, कोई काम करके भी कर लेता है, कोई गाने सुन के भी कर लेता है, कोई कोई कॉमेडी शो देखकर कर सकता है। जो भी आपका अपना तरीका है, आप वो अपना तरीका अपनाओ। देखो, स्ट्रेस आना बिल्कुल नॉर्मल है और जो जितनी ज्यादा प्रिपरेशन करता है, उसे सबसे ज्यादा स्ट्रेस आता है। जो पढ़ता नहीं है, उसे लगता है ठीक है यार, पेपर होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। स्ट्रेस भी पढ़ने वाले बच्चे को ही आता है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप पेपर देने जाएंगे, वहां पर आपको बिल्कुल शांत रहना है। और एचटेट में तो आपका दिमाग शांत करने के लिए आपको 2 घंटे पहले ही एग्जाम सेंटर में बिठा दिया जाता है। आप आराम से अपना दिमाग शांत करो। होता है ना ऐसा। अब देखो, आपका टाइम अब क्या है। अब आपका टाइम कोई प्रिपरेशन का नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको कोई भी नई बुक नहीं पढ़नी है। जो भी आपने पढ़ लिया, उसका आपने अब एग्जीक्यूशन करना है। एग्जीक्यूशन आपने ध्यान रखना है, एक्यूरेसी का, स्पीड का, कंट्रोल का और कॉन्फिडेंस का। आपने देखना है कि आप कौन कौन से टॉपिक में गलती करते हो। जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपने देखा होगा, जब मैं इस टॉपिक के मॉक टेस्ट लगाता हूं, इस टॉपिक के क्वेश्चन लगाता हूं, तो मुझसे गलती होती है। आपको वो टॉपिक पता है, उस टॉपिक पर आप काम करें, उस टॉपिक के एमसीक्यूज लगाओ, पीवाईक्यूज देखो कि इस टॉपिक से कौन कौन से पीवाईक्यू आए हैं, वहां पर आप अपना सुधार करो। नई बुक तो आपको लेनी ही नहीं है। फिर आप अपनी स्पीड पर ध्यान दो, क्योंकि आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम कितना होगा आपका पता है कि नहीं पता है? कहीं देखिए मैडम, वहां जाके देखते हैं 2 घंटे का है, 2.5 घंटे का है, 3 घंटे का है। आपको अपने एग्जाम का टाइम भी पता होना चाहिए। ये सब चीजें आपको पता करनी है। सिर्फ व्हाट्सएप को मत खंगालते रहो कि व्हाट्सएप पे कौन क्या कह रहा है या फिर यूट्यूब पे कौन क्या नई वीडियो बना रहा है। इन सब से आपका टाइम खराब ही होने वाला है। आपको कंट्रोल रखना है खुद पर। जो स्ट्रेस आ रहा है, जब आप ट्यूशन लगा रहे हो तो आपको लग रहा है यार मुझसे तो ट्यूशन हो ही नहीं रहा। भाई, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, तो मॉक टेस्ट है वो आपकी प्रिपरेशन को एनहेंस करने के लिए है। वो आपका रिजल्ट नहीं बताता। मॉक टेस्ट आपको जरूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट में आप 100 लेके आ रहे हैं, 110 लेके आ रहे हैं तो आप एग्जाम में भी इतना ही लेके आए। इससे कम भी लेके आ सकते हैं, इससे ज्यादा भी लेके आ सकते हैं। तो मॉक टेस्ट पे जो रिजल्ट आ रहा है, उस पर खुद को जज मत करना मैं आपको कह रही हूं। फिर आप में कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किसमें होता है? जिसने पढ़ाई की ही नहीं, उसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस। और जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसको कभी कॉन्फिडेंस आता ही नहीं, ये सच्चाई है।
जो पढ़ेगा ना उसे लगेगा यार मेरा ये भी छूट गया है, मेरा ये भी छूट गया, ये मेरा ये भी छूट गया। कभी कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है, मुझे कभी कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है, लगता है यार ये इसमें और भी अच्छा हो सकता था, इसमें और भी अच्छा हो सकता था। ये सबके साथ होता है, तो परेशान मत हो। आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, अपनी स्पीड पे ध्यान रखना है कि जितने टाइम में आपको पेपर कंप्लीट करना है उतने में ही करना है, मेरा कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। छोड़ना क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। अब हम बात करेंगे अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में। आप सीडीपी में किस तरीके से 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेके आ सकते हो। आपको लगता है कि मैम हर कोई कहता है 30 आउट ऑफ 30, आते तो है नहीं। भाई बिल्कुल आ सकते हैं। देखो सीडीपी के ना 25 क्वेश्चन तो हर कोई सोल्व कर लेता है। दिक्कत आती है सिर्फ 5 सवालों में, उनको कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगी। आप सीडीपी में सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। 30 में से सारे 30 आउट ऑफ 30 आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि कोई भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर गलत हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं, आपका नंबर तो कटेगा नहीं। आओ अब बात करते हैं कैसे हम 30 लेके आए। हमारे पास कितने दिन है? 7 दिन है। पहली चीज मैं आपको बता चुकी हूं कि कोई भी नई बुक तो आपको लेनी ही नहीं है। तो आपको करना क्या है? आपको पीवाईक्यूज देखने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। वहां पर आपको पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। अब आप कहोगे मैम मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं सारे पीवाईक्यू एनालाइज करने लगूं, किसमें कौन सा टॉपिक आया, किसमें कौन सा टॉपिक आया। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, वो भी मैं आपको बता दूंगी। आप बस शांत रहो, स्ट्रेस मत लो, आप अपने पे काम करो, ये सब काम मैं आपके लिए कर दूंगी। आपको क्या करना है? पीवाईक्यूज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। कौन से पॉजिटिव वर्ड होते हैं, कौन से नेगेटिव वर्ड होते हैं। पॉजिटिव वर्ड आपको दिख जाए तो यानी आपका आंसर वही होगा, और नेगेटिव दिख जाए तो वहां से दूर भाग जाना, वो कभी ऑप्शन आपका ठीक हो ही नहीं सकता। अब मैडम ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स कौन से हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी, चिंता मत करो आप। आपको क्या करना है, जो नोट वाले क्वेश्चन होते हैं, आजकल एस्टेट सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी तरीके का पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछेगा और फिर कहेगा नोट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, और वहीं पर हम गलत हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हम ढंग से पढ़ते ही नहीं है, हमें इतनी जल्दी होती है। उस पर भी बात करेंगे। आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट आप खुद करेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी का सर फोड़ दूं और फिर मेरा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, तो भाई ऐसा मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। एग्जाम हॉल में आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे पेपर, वो भी हम बात करेंगे। तो चलो आ जाओ। पीवाईक्यू देखो, कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे फेवरेट है पियाजेट की थ्योरी। पियाजेट की थ्योरी से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। पियाजेट की थ्योरी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और उसकी चारों स्टेजेस। चारों स्टेजेस में बच्चा कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है वो आपको पढ़ना है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाता है कि एनिमिज्म की कैरेक्टरिस्टिक बच्चा कौन सी स्टेज में शो करता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे में कहां पर आ जाती है। बच्चा ऐसा क्यों कहता है कि जो लंबा ग्लास है उसमें पानी ज्यादा है, जो छोटा ग्लास है उसमें पानी कम है। अगर आपको पियाजेट की थ्योरी में कहीं डाउट है तो ये सारे टॉपिक, सिर्फ पियाजेट ही नहीं, सारे टॉपिक मैंने चैनल पर करवा रखे हैं, आप वहां पर जाकर रिवीजन कर सकते हैं। और पहली चीज और सुन लीजिए, आप ये मत करना कि यहाँ पर भी मैं पियाजेट की थ्योरी पढ़ रहा हूँ, यहाँ भी पढ़ रहा हूँ, यहाँ भी पढ़ रहा हूँ, यहाँ भी पढ़ रहा हूँ। एक जगह से थ्योरी पढ़ लो। और अब थ्योरी पढ़ने का तो भाई टाइम नहीं है, एमसीक्यू ही लगाओ। जहां पर भी आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं, पीवाईक्यू मिल रहे हैं, उतनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। पियाजेट की थ्योरी, फिर उसी का भाई है वाइगोस्की, ये दोनों संरचनावादी है। वाइगोस्की की थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? जेडपीडी इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट स्पीच इंपॉर्टेंट है, स्कैफोल्डिंग इंपॉर्टेंट है, कोलैबोरेटिव लर्निंग इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। ये फिर उसके बाद आती है आपकी कोहलबर्ग की थ्योरी। कोहलबर्ग की थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट पे थ्योरी है, जिसमें इन्होंने 3 स्टेजेस और 6 लेवल की बात की है। ये तीनों थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको तीनों थ्योरी का एक एक चीज पता होनी चाहिए। अगर कोई आपको नींद में उठाकर भी पूछे ना कि पियाजेट की थ्योरी में एनिमिज्म क्या है, तो आप बता दें उसे, ऐसे ये तैयार करनी है आपको। फिर उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, आपको हर एक बच्चे को इंक्लूड करके चलना है, चाहे बच्चे की कोई जाति है, कोई धर्म है, कोई उसका समाज है, कोई उसकी संस्कृति है, कहीं से भी कोई भी बैकग्राउंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा चाहे हैंडीकैप्ड है, चाहे बच्चा मेंटल रिटार्डेड है, चाहे देख नहीं सकता, चाहे सुन नहीं सकता,
हर एक बच्चे को आप एक ही क्लासरूम में पढ़ाएंगे, ये इंक्लूसिव एजुकेशन है। सेपरेशन आप किसी भी बेसिस पर नहीं कर सकते, सभी बच्चे एक ही क्लासरूम में पढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं। कैसी? किसी बच्चे का लर्निंग का स्टाइल अलग है, कोई देखकर पढ़ता है, कोई सुनकर पढ़ता है, कोई कर पढ़ता है, कोई बुक में रीडिंग राइटिंग प्रेफरेंस वाला बच्चा होता है। हर एक बच्चे की जो लर्निंग का पेस है वो अलग होता है, और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसके कारण पाए जाते हैं? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण पाए जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जरूर पढ़ के जाना, जो पहले में आता है चाइल्ड डेवलपमेंट वाला टॉपिक। सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन कैसे होता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप पढ़ के जाना। फिर असेसमेंट, असेसमेंट में आपको क्या पढ़ना है? सीसीई पढ़ना है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। एक दिन जो आपकी साल के आखिर दिन में आपको बच्चे का इवेल्युएशन नहीं करना, आपको लगातार करते रहना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चे का करना है, बच्चे का 360 डिग्री इवेल्युएशन करना है, बच्चे की करिकुलर एक्टिविटी और नॉन करिकुलर एक्टिविटी, या फिर जिसे हम को करिकुलर एक्टिविटी कहते हैं, दोनों का असेसमेंट होना चाहिए। असेसमेंट सिर्फ फॉर्मल नहीं होना चाहिए, इनफॉर्मल भी होना चाहिए। फिर लर्निंग की थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी से, पावलोव की थ्योरी से, स्कीनर की थ्योरी से, कोहलबर्ग की थ्योरी से, ये सब थ्योरी आपको रिवाइज करनी है। और CSWN, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिन बच्चों में हियरिंग इंपेयरमेंट है, स्पीच इंपेयरमेंट है, विजुअल इंपेयरमेंट है, या जिन बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन है, गिफ्टेड बच्चे भी स्पेशल बच्चों की कैटेगरी में आते हैं, ये सब टॉपिक आपको कवर करने हैं। जितने भी टॉपिक अगर मैंने आपको बताए हैं, और आप साथ साथ क्रॉस चेक करते गए कि हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, भाई मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ आप 30 आउट ऑफ 30 लेके आओगे। जो जो चीजें मैंने अभी आपको बोली है इस स्लाइड में, अगर ये सारे टॉपिक आपके दिमाग में क्लिक कर गए ना कि मैडम ने ये बताया है, आप 100% आप 30 आउट ऑफ 30 लेके आओगे। अब देखो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड, आपको ये वर्ड अगर देखने को मिल जाए तो आपको क्या करना है? आपको उस आंसर को ठीक करके आना है। क्या मिल जाए? आपको मिल जाए चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में जो बालक है, जो बच्चा है, चाइल्ड है, वो हीरो है। इसी को हीरो मानकर जो भी आप ऑप्शन देख रहे हो, बच्चे का ही भला होना चाहिए। ना तो टीचर प्रायोरिटी है, ना एजुकेशन सिस्टम प्रायोरिटी है, ना कोई गवर्नमेंट प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी कौन है? बच्चा। आपको बच्चे के सो सॉरी, आपको बच्चे के हित में काम करना है, बच्चे की जो आपको फायदा लगे उसी की तरफ आपको जाना है। इंक्लूसिव एजुकेशन, अभी मैंने आपको बताया, हर एक बच्चे को इंक्लूड करना है, किसी भी आधार पर, ना भाषा, ना समाज, ना संस्कृति, ना उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, किसी भी आधार पर आप बच्चे को नहीं कर सकते, जेंडर के बेस पे भी नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल रखना है, क्या? करिकुलम फ्लेक्सिबल रखना है, आपको टीचिंग मेथड भी फ्लेक्सिबल रखना है, आपको TLM जो यूज कर रहे हो वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपका जो असेसमेंट का तरीका है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हर एक बच्चे का असेसमेंट आप एक तरीके से ही नहीं करोगे, अलग अलग तरीकों से। कोई बच्चा करके दिखाना चाहता है, करके देखो। कोई बच्चा मोरल आपको ओरल सुनाना चाहता है, मौखिक तरीके से सुनाना चाहता है, तो आप वैसे करो। अगर कोई बच्चा लिख के दिखाना चाहता है, वैसे करो। और जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है वो भी बच्चे के IQ लेवल के हिसाब से ही होना चाहिए। सबके लिए आप एक पेपर सेट नहीं करोगे, यानी आपको फ्लेक्सिबल रखना है एजुकेशन सिस्टम को। कोऑपरेटिव लर्निंग की बात कौन करता है? कौन करता है? अभी मैंने बताया था, जरा कमेंट करके बताना अगर ध्यान से सुन रहे हो तो। फीडबैक देनी है, बच्चे को लगातार फीडबैक देती रहनी है। बच्चे का जो असेसमेंट है वो साथ साथ होना है, आपको साल के आखिर में जाकर नहीं करना। यानी समेटिव असेसमेंट अच्छी चीज नहीं है बच्चे का, आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है, हर दिन असेसमेंट करना है। जहां पर भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, साथ साथ उसकी प्रॉब्लम को आप सोल्व करते हुए चलो। फिर आता है आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। अगर कोई ट्विंस हैं, यानी दो जुड़वा बच्चे हैं, वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं, उनकी भी पसंद नापसंद अलग हो सकती है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों की हेरिडिटी अलग है, दोनों का इन्वायरमेंट अलग है। फिर आप लर्निंग बाय डूइंग को इंपॉर्टेंस देंगे कि बच्चा सबसे बेहतर कैसे सीखेगा? जब वो करके सीखेगा। अगर ये वर्ड्स आपको कहीं भी मिलते हैं तो वो ऑप्शन आपका 100% ठीक होने वाला है। ये पॉजिटिव वर्ड्स आपको दिमाग में रखने। अब नेगेटिव वर्ड, यानी जो वर्ड आपको दिख जाए, क्या करना है आपको? उस ऑप्शन से दूर भाग जाना है। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन
ध्यान क्या रखना है, ऊपर आपसे नोट तो नहीं पूछा है, जरूर दिमाग में रखना। नोट वाले की भी बात करेंगे। नेगेटिव में क्या आएगा, आपको बच्चे को कोई भी पनिशमेंट नहीं देना, कोई भी दंड आपको बच्चे को देना ही नहीं है। सिर्फ फिजिकल पनिशमेंट की बात नहीं है, चांटा नहीं मारना, आपको थप्पड़ नहीं मारना, नहीं। इसके अलावा आप बच्चे की डिग्निटी पर भी नहीं जा सकते। अगर बच्चे ने आपसे सवाल पूछा तो आप बच्चे को ये भी नहीं कह सकते कि तुझे कुछ ज्यादा आता है, सारे दिन सवाल पूछता रहता है, चुपचाप बैठ जा। आप ये भी नहीं बोल सकते, ये मेंटल हरासमेंट में आएगा। अपना वाला जमाना गया जब हमारी खूब कुटाई होती थी और हमारे पेरेंट्स बोलते थे आज तुम्हारा, कल इसको 4 लगाना। वो नहीं है, पनिशमेंट नहीं करनी, किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं। रोड लर्निंग यानी रटंत विद्या नहीं चलेगी। बच्चे को रटवाना नहीं है, बच्चे को नोट्स देकर ये नहीं कहना कि ये कल आप याद करके आ जाना और मैं सुनूंगी, नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको बच्चे को उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना है। फिर आता है फियर। बच्चे को किसी भी तरीके का डर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का फियर नहीं होना चाहिए। बच्चा जब स्कूल के लिए तैयार हो तो उसके मन में ये आना चाहिए, अरे वाह आज तो मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये ना सोचे कि आज मैंने ये नहीं पढ़ा, आज मेरी मैडम, वो मैडम कुटाई करेगी, वो मैडम पता नहीं क्या बोलेगी, वो सर पता नहीं क्या बोलेंगे। आपको भय किसी भी प्रकार का नहीं देना बच्चे को। सिर्फ टीचर ही नहीं, उसको जो एनवायरनमेंट दे रहे हो, बच्चे को ये भी डर नहीं होना चाहिए कि छत कहीं नीचे तो आकर नहीं गिरेगी। प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। फिर आपको लेबलिंग नहीं करनी, किसी भी आधार पर लेबलिंग नहीं करनी कि तू तो कम पढ़ता है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तू तो डल है, तू तो डम है। ये कुछ नहीं करना। बच्चा हीरो है। क्या आप हीरो को ऐसे कहोगे? नहीं कहोगे, हीरो है वो। फिर उसके बाद सेग्रीगेशन, मैं पहले भी बात कर चुकी हूं, किसी भी आधार पर सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? इंक्लूजन होना चाहिए। आपको रिजिड नहीं होना, क्या होना है? फ्लेक्सिबल होना है। हर एक बच्चे के पेपर आपको एक तरह से सेट नहीं करना है। हर एक बच्चे को सिर्फ एक ही टीचिंग मेथड से नहीं पढ़ाना। हर एक बच्चे के लिए सिर्फ एक ही टीएलएम का यूज नहीं करना। आपको बायस्ड भी नहीं होना। टीचर क्या होता है, कई बार अनकॉन्शियसली भी बायस्ड हो जाते हैं। जैसे टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते कोई एक बाहर का काम है, यानी मैं कह दूं गार्डन से कोई चीज उठा के लानी है, तो टीचर क्या होता है, अनकॉन्शियसली 5 लड़कों को खड़ा करके ग्राउंड में भेजता है कि तुम जाओ और वो चीज उठा कर ले आओ। यहाँ पर क्या हुआ, टीचर नहीं चाह रहा था बायस्ड होना, लेकिन फिर भी उसने जेंडर बायसनेस दिखा दी। उसने 5 लड़कों को क्यों खड़ा किया, 5 लड़कियों को क्यों नहीं खड़ा किया? तो आपको बायस किसी भी वे में नहीं होना है। बहुत ध्यान से बच्चों के साथ डील करना है। आपको स्टीरियोटाइपिंग नहीं करना। स्टीरियोटाइपिंग क्या है कि लड़की है तो आपको घर का काम करना है और लड़का है तो आपको जॉब करना है। भाई नहीं करेगा लड़का जॉब, नहीं जाना चाहता वो तो घर में खाना बनाना चाहता है, लड़की जाए जॉब करने। ऐसा होता है ना। ये मैंने उल्टा इसलिए क्यों बोला, क्योंकि कई बार लड़कों को लगता है यार हमेशा ना लड़कियों की ही सुनी जाती है, लड़कियों के बारे में ये कहा जाता है, उन्हीं को ही ये बना दिया है, हमारी तो कोई पूछता ही नहीं है ना। ठीक है, आज के बाद लड़के नहीं जाएंगे जॉब करने, लड़कियां जाएंगी जॉब करने, लड़के घर में खाना बनाएंगे, बच्चों को संभालेंगे। ये क्या है, स्टीरियोटाइपिंग है। आपको ये अगर वर्ड्स मिल जाएं तो इनको छोड़कर भाग जाना, आपको ये ठीक करना ही नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट, ये नोट वाले सवाल है ना, सिर्फ सीडीपी में ही नहीं, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हमारे क्वेश्चन गलत करवाते हैं। भाई ये दिमाग में घुसा लो, नोट पूछा है कि नहीं पूछा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको अंडरलाइन कर लो, उसको बड़ा सा गोला लगा दो। अंडरलाइन ही नहीं, उसको बड़ा सा गोला लगाओ। ठीक है, गोला लगाने के बाद आप क्या करोगे, आप, सॉरी ये थोड़ा सा इधर हो गया है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या किया, बड़ा सा गोला लगाया। फिर एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप हटा दो। नोट पूछा है ना, नहीं है, तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव ऑप्शन आ रहे हैं उनको हटाते चलो। आपको चाइल्ड फ्रेंडली ऑप्शन, यानी आपको चाइल्ड को हीरो रखना है, उसके हिसाब से आपको सोचना है। आपकी थिंकिंग क्या है उसको साइड में रख देना। आपको बच्चे को हीरो मानकर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप इंग्लिश के भी क्वेश्चन जरूर देखना। हम मेनली, हमारे हरियाणा वाले मेनली क्या होते हैं, ना तो वो प्रॉपर हिंदी जानते और ना वो प्रॉपर इंग्लिश जानते। हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम दोनों जानते हैं, आधी सी तो हम हिंदी जानते हैं, आधी सी हम इंग्लिश जानते हैं। इसलिए जहां पर भी आपको डाउट लगे ना कि यार ये क्वेश्चन क्या है, तो उसके हिंदी वाले इंग्लिश वर्जन में चले जाना, और जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो हिंदी में जरूर क्रॉस चेक करना। आपकी 70% गलती के चांसेस यहीं से हट जाएंगे। जब भी आपको थोड़ा सा भी ये लगे ना कि यार ये समझ नहीं आ रहा, तो उसका हिंदी वर्जन या इंग्लिश वर्जन जरूर चेक करो। नोट को ध्यान, अगर कोई नोट वाला क्वेश्चन गलत करके आया तो आपको
आप देख लो क्या ही करना चाहिए। अब देखो, हमारे एस्टेट के साथ एक और समस्या है। 2024 का हुआ 2025 में, 2025 का हो रहा है 2026 में, अब 2026 का कब होगा ये हमें नहीं पता। 2025 वाला अब हो रहा है और उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। कभी लग रहा है कि यार अब भी पेपर होगा या नहीं होगा। यार उसका फोन आया था उस दिन तो ना, दूसरा पेपर भी है तो लगता है एस्टेट इस बार भी कैंसिल हो जाएगा। मेरी बुआ की बेटी का फोन आया था, वो कह रहे एस्टेट अब भी नहीं होगा। भाई ऐसे रूमर पर मत जाना। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपने देखना है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ आया है या नहीं आया। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नहीं पता, मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जरूर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ और देखो। आपके एडमिट कार्ड्स भी आने वाले हैं, एडमिट कार्ड आए नहीं आए, कौन सी सिटी मिली है, आपको ये सब चीजें ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखनी है। इधर उधर आप रूमर्स पर मत जाओ। और भाई आपका एग्जाम अब पोस्टपोन नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, किसी भी हद में नहीं होने वाला। अब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपका एग्जाम है, वो आ गया है। कब है आपका एग्जाम? देखो 4 तारीख को होना है लेवल 3 का, और वो इवनिंग में होना है। फिर 5 को मॉर्निंग में होगा लेवल 2 का, और 5 को ही इवनिंग में होगा लेवल 3 का। तो अब इस चक्कर में तो आप मत रहना कि हो सकता है पेपर फिर पोस्टपोन हो जाए, तो अब मुझे क्या ही स्ट्रेस लेना, मैं क्यों ही। एस्टेट वालों की तो आदत खराब हो गई है। अपने हरियाणा को इतना भी वो मत समझो, अब ये पेपर सही टाइम पे आपको करा के दिखाएंगे। आप देखना, आपने तीनों लेवल के क्वेश्चन, तीनों लेवल का अपना अपना लेवल देखकर अपना अपना एग्जाम डेट देखनी है, अपना अपना एग्जाम सिटी देखना है, और आपको काम रहना है। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी और किसी भी रूमर पर ध्यान नहीं देना। अब देखो एग्जाम हॉल में आप किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उसकी मैं डिटेल्ड वीडियो आपको फिर से दूंगी। आपके एडमिट कार्ड कैसे देखेंगे, क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है, क्या क्या चीजें नहीं लेके जानी, कितने टाइम पहले आपको जाना है, ये सब चीजें मैं आपको एक वीडियो में फिर से बता दूंगी। अभी के लिए आप ये देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन जब सोल्व करोगे ना, तो अपने इजी क्वेश्चन सोल्व करना। सबसे पहले जो आपके इजी है, जो आपको ये लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आते हैं, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जिसमें भी आपको स्ट्रॉन्गेस्ट चीज लगती है ना, आप उसी को अटेम्प्ट करो। क्योंकि वो ना, जो सब्जेक्ट हमें आता है उसके क्वेश्चन हम पहले अटेम्प्ट करते हैं ना, वो हमें कॉन्फिडेंस देता है, यस मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, वो खुद से ही अच्छा लगने लगता है। तो इजी क्वेश्चन को आप सबसे पहले करोगे। इजी क्वेश्चन में फिर जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए हैं, मैंने आपको कीवर्ड्स भी बताए हैं, पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स, आप उनको देखोगे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। और सबसे पहली बात क्या है, जो नोट वाले सवाल हैं वो तो आपने देखने ही देखने हैं। जो नेगेटिव ऑप्शन आप हटा दोगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। क्या करोगे, ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। सीडीपी में क्या होता है, आप 2 ऑप्शन तो इजीली हटा लेते हैं, लेकिन 2 में आप फंस जाते हो। 2 में जब आप फंसोगे ना, तो आपको नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड दोनों देखने हैं कि इसमें नेगेटिव वर्ड क्या हो सकता है और पॉजिटिव वर्ड क्या हो सकता है, तब आप वहां से निकलोगे। हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है नहीं। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जो आपका ये इजी वाला सेक्शन है ना, इसमें आपको टाइम भी बचाना है, जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसके लिए। जैसे आपको सीडीपी इजी लगता है, तो आप सबसे पहले सीडीपी को करो, सीडीपी को फटाफट फटाफट करो, और आप टाइम सेव करो मैथ के लिए, क्योंकि मैथ में ज्यादा टाइम चाहिए होता है, ज्यादा कैलकुलेशन करनी होती है। लेकिन एचटेट में पिछली बार लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की अगर मैं बात करूं, बहुत इजी मैथ पूछा गया था, बहुत ज्यादा आपसे हार्ड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले नहीं पूछे गए थे। तो डरने की कोई जरूरत है ही नहीं। सीडीपी में आपको क्या रहना है, काम रहना है, शांत रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। सीडीपी का मैं आपको बता दूं, देखो सीडीपी में आपको क्या करना है, सीडीपी में आपको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेके आने हैं। हम बात करें सीडीपी की, सीडीपी में कितने लाने हैं, 30 मार्क्स। हर कोई बच्चा जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है ना, वो 25 सवाल ठीक कर लेता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है आपके इन 5 सवालों में। ये 5 सवाल जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या पहचाने हैं, आपको कीवर्ड्स पहचानने हैं कि ये नेगेटिव वर्ड है या पॉजिटिव वर्ड है। आपको ऑप्शन देखने हैं, आपको क्या देखने हैं, ऑप्शंस देखने हैं। उन ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना है कि ये सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है। आप वहां से भी आधा क्वेश्चन आप ठीक कर लेते हो। आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ के देखना है, 2 बार आप क्वेश्चन को पढ़ो, पक्का आप सोल्व कर पाओगे। देखो एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, वो समझ में आता भी है, लेकिन 5-5 क्वेश्चन आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, और आप ठीक कर पाओगे अगर आपने प्रिपरेशन की है।
क्या होता है एस्टेट का पेपर जब हम देते हैं ना, मोस्टली 70 से 80% बच्चों के ना इतने ही मार्क्स आते हैं। 70 से 80% वाले बच्चे ना 65 से लेकर और 90 के बीच वाले होते हैं। और भी मैं बात करूं कि लगभग 70% बच्चे ना होते हैं 80 से 90 वाले बच्चे होते हैं। इनको सिर्फ 7 से 8 नंबर का गैप होता है। सिर्फ 2 नंबर से स्टेट का पेपर छूट गया, 3 नंबर से छूट गया, 4 नंबर से छूट गया, ऐसा होता है। और मोस्टली बच्चों के साथ ऐसा होता है जो तैयारी करते हैं। जो तैयारी नहीं करते भाई मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो पेपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो हर साल 2 से 3, 2 से 3, 4 से 5, 7 से 8 सवालों से रह जा रहे हैं। वो सवाल आपको नहीं छोड़ने हैं। आपको उनके कीवर्ड्स पहचानने हैं और सीडीपी ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पेपर को डेफिनेटली निकलवा देगा। सिर्फ आप अपना कॉन्शियस माइंड वहां पर रखना और आप एक बच्चे को दिमाग में रखना कि बच्चे के लिए क्या चीजें पॉजिटिव हो सकती है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है एग्जाम से रिलेटेड, सीडीपी से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछना। आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगी ताकि आप एग्जाम में कोई स्ट्रेस ना ले। कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना, सिर्फ जो आपने पढ़ लिया है आप उसको रिवाइज करो। जितने ज्यादा आप पीवाईक्यूज लगा सकते हो उतने ज्यादा आप पीवाईक्यूज करो। कई बार वर्किंग लेडीज होती है जो घर में काम कर रही है या फिर बाहर काम कर रही है, उनको लगता है कि यार हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम कैसे प्रिपेयर करें। तो भाई आपके पास हेडफोन तो होगा, उसको लगाओ, यूट्यूब वीडियो चलाओ और उसको सुनते रहो। घर में खाना बना रहे हो ना, खाना बनाते बनाते पीवाईक्यू सोल्व करते रहो। इस तरीके से आप टाइम बचाओ। भाई आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप किसी को, आप एस्टेट वालों को ये जाके नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम नहीं था या मेरे पास छोटा बच्चा था या मेरे पास ये समस्या थी मैं इसलिए नहीं कर पाई। भाई उनको कोई मतलब नहीं है। आप खुद अपना टाइम यूटिलाइज करना सीखो, तभी आप एग्जाम निकाल पाओगे। स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रिपरेशन की है तो आप 100% एग्जाम निकाल के आओगे। कॉन्फिडेंट रहो और अपनी तैयारी करते रहो।